नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग क्लास में जुड़ जाएं, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा सामान्य हिंदी की जो क्लास है वो आपके रेगुलर शाम 4 बजे होती है। और अभी तक हम लोगों ने भाषा और व्याकरण को डिस्कस किया है, वर्णमाला को डिस्कस किया है। वर्णमाला में बात करें तो हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम लोगों ने स्वर क्या होते हैं इसके बारे में भी बात किया है ना। व्यंजन क्या होते हैं इसको भी समझा है। स्वर को कितने वर्गीकरण में या कितने आधार पर विभाजित किया गया है, इन सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने अभी तक चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि आज की इस क्लास में आपका क्या टॉपिक होने वाला है। आज की इस क्लास में हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि प्रयत्न के आधार पे, है ना, प्रयत्न के आधार पे वर्णों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, ये आज का हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक में आपका जो वर्णमाला है ये आज एकदम समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे भाई बंधु या जो भी मेरे साथी हैं और सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्लास अगर आपको पसंद आती है क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों, अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी क्लासों की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चैनल पे जाइए और चैनल पे जाने के बाद में आपको प्लेलिस्ट वाले पोर्शन पे जाना होगा, वहाँ पे आपको सभी क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो आप पिछली क्लासों को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सभी टॉपिक समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम लोग प्रयत्न के आधार पे वर्णों का जो विभाजन किया गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, प्रयत्न के आधार पे वर्णों का विभाजन किया गया है, इसमें किस प्रयत्न के आधार पे किया गया है पहले तो हमें ये समझना है ना। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि वर्णों के उच्चारित होने से लेकर और मुख से निकलने तक होने वाला प्रयत्न, इसके आधार पे वर्णों का विभाजन किया गया है। कहने का मतलब ये है साथियों कि वर्णों का उच्चारित होने से लेकर और मुख से वर्णों को निकलने के तक, है ना, उच्चारित होने से और मुख से निकलने तक, यहाँ तक की जो भी प्रक्रिया होती है, यहाँ तक कि हमारे मुख में जो भी क्रियाएं होती हैं उस क्रियाओं के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है। और इसमें दो क्रियाएं होती है, एक आपका होता है अभियंतर प्रयत्न और एक होता है आपका बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, अभियंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभियंतर प्रयत्न क्या होता है और इसके आधार पे वर्णों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो साथियों, वर्णों के उच्चारण में ओठों का खुलना और बंद होना अभियंतर प्रयत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में ओठों का खुलना या ओठों का बंद होना, यह आपका अभियंतर प्रयत्न कहलाता है। जब हम लोग वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ की जो स्थिति होती है, चाहे वो खुलती है चाहे वो बंद हो, है ना, तो ओठ की स्थिति जो भी क्रियाएं होती है उसी को हम लोग अभियंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है,
अब अभियंतर प्रयत्न के आधार पे वर्णों का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। अभियंतर प्रयत्न के आधार पे वर्णों का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। इसमें पहला है आपका विव्रत, दूसरा है आपका संव्रत, तीसरा है आपका अर्धविव्रत और चौथा है आपका, एक मिनट यहाँ पे 2 बार लिख चुका है, ठीक है, चौथा है आपका अर्धसंव्रत, ठीक है। तो ये 4 आधार पर अभियंतर प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार से वर्णों का विभाजन किया गया है। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पिछले क्लासों में अगर आप देखे होंगे तो ये सभी टॉपिक के बारे में हम लोग पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। विव्रत क्या होता है, संव्रत क्या होता है, अर्धविव्रत क्या होता है, अर्धसंव्रत क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में डिस्कस किया है। जब आपको मैं स्वर वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तब आप देखे होंगे कि वहाँ पे स्वरों के वर्गीकरण में, है ना, अगर आप देखे होंगे तो मुख की आकृति के आधार पे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि विव्रत स्वर होते हैं, संव्रत स्वर होते हैं, अर्धविव्रत स्वर होते हैं और अर्धसंव्रत स्वर होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ कि क्या होता है। तो विव्रत जो होता है, विव्रत में क्या होता है कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुख सबसे बड़ा खुलता है ना। विव्रत स्वर का उच्चारण करते समय मुख बहुत बड़ा खुलता है। जैसे आ का उच्चारण आप जब करेंगे तो आपका मुख जो है वो पूरा खुलता है, ठीक है। और संव्रत के बारे में बात करें तो संव्रत का जब उच्चारण करते हैं तो इसमें मुख जो होता है बहुत ही कम खुलता है ना। संव्रत स्वर के उच्चारण में मुख बहुत ही कम खुलता है। जैसे ई उ है ना, ई उ, इसका आप जब उच्चारण करेंगे तो आपका मुख जो है बहुत ही कम खुलेगा, है ना, ऐसा लगेगा कि लगभग बंद ही है ना। और अर्धविव्रत में क्या होता है कि इसका उच्चारण करते समय मुख आपका आधा खुला रहता है ना, पूरा नहीं खुलता, केवल आधा खुलता है। जैसे ए औ, है ना, औ, इसका जब उच्चारण करेंगे तो मुख हमारा क्या होगा, आधा खुलेगा, है ना। और अर्धविव्रत में क्या होता है कि इसमें मुख आपका आधा बंद रहता, पूरा बंद नहीं रहता, बिल्कुल बहुत ही आधा बंद रहेगा, है ना। जैसे ए ओ, है ना, इसमें आपका मुख जो है आधा बंद रहता है, इसमें आपका मुख आधा खुला रहता है, इसमें आपका मुख जो है वो बहुत ही कम खुला रहता है और विव्रत में आपका मुख पूरा ही खुला रहता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो हो गया अभियंतर प्रयत्न और अभियंतर प्रयत्न के आधार पे वर्णों का विभाजन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस क्लास में, केवल हम लोग बात करेंगे बाह्य प्रयत्न के बारे में, ठीक है। बाह्य प्रयत्न के आधार पे वर्णों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि बाह्य प्रयत्न क्या होता है। तो वर्णों के उच्चारण के समय फेफड़ों से वायु को, एक पर्यायवाची शब्द होता है प्राण, वायु का, तो प्राण से भी याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि आगे चल के आपको अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ना है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूजन ना हो कि ये प्राण कहाँ से आ गया, ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण के समय फेफड़ों से वायु यानी प्राण का निकलना और स्वर तंत्रियों का झंकृत का अर्थ होता है घोष करना, है ना। घोष भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आगे चल के आपको साघोष और आघोष मैं बताने वाला हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि घोष का अर्थ क्या होता है ना। तो घोष यानी झंकृत यानी कंपन करना, है ना। तो वर्णों के उच्चारण के समय फेफड़ों से वायु यानी प्राण का निकलना और स्वर तंत्रियों का झंकृत यानी घोष करना, ये आपका बाह्य प्रयत्न कहलाता है। आगे बात समझ में। वर्णों का उच्चारण के समय फेफड़ों से वायु यानी प्राण का निकलना और स्वर तंत्रियों का झंकृत यानी घोष करना बाह्य प्रयत्न कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। क्लियर है सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। आ रहा है ना सबको समझ में?
क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब हमने तो ये बात कर लिया कि बाह्य प्रयत्न क्या होता है ना। वर्णों के उच्चारण के समय फेफड़ों से वायु यानी प्राण का निकलना और स्वर तंत्रियों का झंकृत यानी घोष करना, ये बाह्य प्रयत्न कहलाता है। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। पहला है प्राण या वायु के आधार पे, और दूसरा है घोष यानी स्वर तंत्री के झंकृत होने के आधार पर, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये प्राण और घोष, ये दो शब्द आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको इसी को समझना है ना। तो प्राण या वायु के आधार पर, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया, तो मैं आपको क्लियर ही समझा देता हूँ साथियों। तो क्या होता है साथियों कि जब हम लोग वर्णों का उच्चारण करते हैं तो सभी वर्णों के उच्चारण में वायु जो होती है वो मुख से बराबर मात्रा में नहीं निकलती है। किसी वर्ण में ज़्यादा वायु निकलती है और किसी वर्ण के उच्चारण में कम वायु निकलती है। और इसी प्रकार से सभी वर्णों के उच्चारण में जो स्वर तंत्री होती है वो बराबर कंपन नहीं करती है। किसी वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्री ज़्यादा कंपन करती है तो किसी वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्री कम कंपन करती है। इसी प्रकार से बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का दो विभाजन किया गया है, प्राण या वायु के आधार पर या घोष या स्वर तंत्री के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग प्राण या वायु के आधार पर बात करें तो सभी वर्णों के उच्चारण में बराबर वायु नहीं निकलती है, इसलिए प्राण या वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है कि कम हवा का निकलना, और महाप्राण का मतलब होता है कि अधिक हवा का निकलना। कम हवा का निकलना यानी अल्प प्राण, महा यानी अधिक हवा निकलना, है ना। अल्प का मतलब कम होता है और महा का मतलब अधिक होता है ना। तो जब वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुख से कम मात्रा में निकले तो ऐसे वर्ण अल्प प्राण होते हैं, और जब उच्चारण करते समय अधिक हवा निकले तो ऐसे वर्ण महाप्राण होते हैं, ठीक है। और फिर देखिए आगे, सभी वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री जो होती है वो बराबर झंकृत नहीं करती है, मतलब बराबर कंपन नहीं करती है। किसी वर्ण के उच्चारण में कम करेगी तो किसी वर्ण के उच्चारण में अधिक करेगी। तो इसलिए घोष के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, आघोष और साघोष। आघोष का अर्थ होता है कि स्वर तंत्री का कम झंकृत होना, और साघोष का अर्थ होता है स्वर तंत्री का अधिक झंकृत होना, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। तो वे वर्ण जिनको बोलते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है अल्प प्राण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनको बोलते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। वर्गीय यानी स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। स्पर्श व्यंजनों में यानी वर्गीय व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग समूह का पहला, तीसरा और पांचवा, जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। सभी अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी आपके अल्प प्राण होते हैं। सभी अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन मतलब या, र, ला, व, ये चारों ही आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो सभी अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वो सभी आपके अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बहुत कम मात्रा में निकलती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया आपका अल्प प्राण। अब हम लोग बात करते हैं महाप्राण के बारे में कि महाप्राण क्या होता है।
तो वे वर्ण जिनको बोलते समय मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है महाप्राण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनको बोलते समय वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है महाप्राण कहलाते हैं। सभी वर्गीय यानी स्पर्श व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग समूह का दूसरा चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। तो इन 25 व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग समूह का जो दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो आपका महाप्राण व्यंजन होता है या महाप्राण वर्ण होता है। ठीक है। और सभी ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। कौन कौन से? ये आपके हो गए, देखिए शा हो गया, शे हो गया, सा से सफेरा वाला हो गया और है, ये चारों ही आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ये ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, यह आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इन वर्णों को अल्प प्राण तथा महाप्राण में वर्गीकृत करना सीखते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्गीय व्यंजन है ना, जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं या फिर इन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन से? जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, ये सभी आपके वर्गीय व्यंजन है ना। तो जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, इन वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक समूह का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। तो जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा ये आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा चौथा आपका महाप्राण होता है। जैसे देखिए का, गा, अणा है ना, का, गा, अणा ये आपका अल्प प्राण है और ख और ग आपका महाप्राण है। ठीक है। फिर चा, जा, इया ये भी आपके अल्प प्राण है। छा, झा आपका महाप्राण है। टा, ढ, अण ये आपके अल्प प्राण है और ठा, ढ आपके महाप्राण है। ता, दा, ना आपका अल्प प्राण है और था, धा आपका महाप्राण है। पा, बा, मा आपका अल्प प्राण होता है और फा, भा ये महाप्राण होता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सभी अंतःस्थ व्यंजन, ये आपका अंतःस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन। सभी अंतःस्थ व्यंजन आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और सभी ऊष्म व्यंजन आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। अब इसको मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ याद करने का, है ना। इसको हम लोग कैसे विभाजित करते हैं, चलिए ये देखते हैं। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, एक तरफ लिखिए अल्प प्राण और एक तरफ लिखिए महाप्राण, है ना। अब मान के चलिए कि आपके घर पे दो प्राणी आए हैं भोजन करने। ठीक है। दो प्राणी आपके घर पे आए हैं भोजन करने। कौन कौन से आए हैं? एक का नाम है अल्प प्राण और एक का नाम है महाप्राण। ठीक है। इन दोनों प्राणियों को आपने न्योता दिया है कि आप हमारे घर पे भोजन करने आइएगा। ठीक है। अब ये दोनों प्राणी आपके घर पे भोजन करने आए हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या देना है? आपको सबसे पहले 25 पूड़ियाँ देना है। कितने? 25 पूड़ी आपको देना है इन दोनों व्यक्तियों को। 25 पूड़ी का मतलब क्या हो गया? यहाँ मैं लिख रहा हूँ 25 पूड़ी मतलब स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं ना। तो इस 25 पूड़ी को आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण इन दो प्राणियों में बांटना है। अब ये पूड़ियों का विभाजन कैसे है? तो देखिए प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, यानी एक थाली ले लीजिए आप। एक थाली में 5 पूड़ी है, फिर एक थाली में 5 पूड़ी है, एक थाली में 5 पूड़ी है, ऐसे करके 5 थालियों में 25 पूड़ी है आपके पास। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि पहला थाली उठाएंगे। पहला थाली उठाने के बाद में आप क्या करेंगे? एक पूड़ी अल्प प्राण को देंगे, दूसरा महाप्राण को देंगे। फिर
तीसरा अल्प प्राण को देंगे, चौथा महाप्राण को देंगे और फिर पांचवा आपको अल्प प्राण को देंगे। तो हो गया, देखिए क ग अण, ये आपका अल्प प्राण हो गया, है ना, और ख और घ आपका महाप्राण हो गया। आ गया समझ में? क्या करना है आपको कि आपके पास 5 थाली पूरी है, 25 पूरियां हैं आपको, और इन दोनों प्राणी को आपको देना है। तो हमने क्या किया कि पहला थाली उठाए और उसमें से एक पूरी अल्प प्राण को दिए, दूसरा पूरी आपको महाप्राण को देना है, फिर एक पूरी हम लोग अल्प प्राण को देंगे, फिर दूसरा महाप्राण को देंगे, फिर तीसरा अल्प प्राण को देंगे। खत्म, पहला थाली खत्म। फिर दूसरी थाली लेकर आएंगे, फिर क्या करेंगे, पहला अल्प प्राण को, दूसरा महाप्राण को, तीसरा अल्प प्राण को, चौथा महाप्राण को और पांचवा फिर अल्प प्राण को। समझ में आ गया? इसी प्रकार से आप 2500 स्पर्श व्यंजन को अल्प प्राण और महाप्राण में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, मेरे कहने का मतलब यही है साथियों कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। आप अपनी भाषा में किसी भी तरीके से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना? इसको याद करने का तरीका यही है कि पहला, तीसरा, पांचवा, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 3 5, 1 3 5 और 2 4। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण होगा प्रत्येक वर्गीय समूह का। ठीक है, और दूसरा, चौथा आपका महाप्राण होगा। उसके बाद में क्या याद करना है भाई? स्पर्श व्यंजन का विभाजन तो आपने कर दिया, अब बचे क्या आपके पास? अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सभी अंतःस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण होते हैं और सभी ऊष्म व्यंजन आपके महाप्राण होते हैं। ये भी विभाजित हो गया आपका। फिर आपका बचता है स्वर, तो सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं साघोष और आघोष के बारे में। ठीक है, अब ये साघोष क्या होता है, आघोष क्या होता है, चलिए जानते हैं। साघोष के बारे में आपको पता ही है, झंकृत होना, है ना, कंपन करना। तो सबसे पहले साघोष के बारे में बात करते हैं। साघोष वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री अधिक झंकृत होती है अर्थात अधिक कंपन करती है, उसे साघोष वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री अधिक झंकृत करती है अर्थात अधिक कंपन करती है, उसे साघोष वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग समूह का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका साघोष होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग समूह का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यह आपका क्या होता है? यह आपका साघोष होता है। सभी अंतःस्थ व्यंजन साघोष वर्ण होते हैं। जितने भी अंतःस्थ व्यंजन हैं, या, रा, ला, वा, ये चार ही हैं, ये चारों ही आपके क्या होते हैं? साघोष होते हैं। या, रा, ला, वा, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्री जो है वो अधिक झंकृत करती है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन का केवल है वर्ण साघोष वर्ण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लीजिएगा इसे। ऊष्म व्यंजन का केवल है वर्ण जो है ये साघोष होता है और इसे शुद्ध काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है और मैंने इसको हर बार आपको बताया है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन का केवल है वर्ण आपका साघोष होता है और इसे शुद्ध काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपके सभी स्वर, जितने भी स्वर है वो आपके साघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? सभी स्वर आपके साघोष होते हैं। ऊष्म व्यंजन का केवल है वर्ण आपका साघोष होता है और सभी अंतःस्थ व्यंजन आपके साघोष होते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग समूह का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपका साघोष होता है। क्लियर? आघोष के बारे में बात करते हैं। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री कम झंकृत करती है अर्थात कम कंपन करती है, उसे आघोष कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री कम झंकृत करती है अर्थात कम कंपन करती है, उसे साघोष कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग समूह का पहला और दूसरा वर्ण आपका आघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? आघोष होता है। और ऊष्म व्यंजन में
तीन वर्ण केवल श श श, तीनों ही श आपके क्या होते हैं, आघोष होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर तंत्री बहुत ही कम झंकृत करती है। श से श, है ना, सा से सलजम वाला से, सा से षटकोण वाला से, और सा से सफेरा वाला से, ये तीनों से आपके क्या होते हैं, आघोष होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे स्वर तंत्री का मतलब होता है कि जिससे आवाज निकलती है, अर्थात मुख के अंदर का वह भाग जहाँ से आवाज निकलती है स्वर तंत्री कहलाती है। स्वर तंत्री गले की नली होती है, तो स्वर तंत्री जितना झंकृत होगी उसे हम लोग साघोष कहेंगे, और स्वर तंत्री जब कम झंकृत होती है तो उसे हम आघोष कहते हैं, है ना। तो आघोष के आधार पे हमने देखा कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग समूह का पहला और दूसरा वर्ण आपका आघोष होता है, और तीनों ही ऊष्म स आपके जो होते हैं शा से ये आपके आघोष होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे वर्गीकरण करके इसको बता देता हूँ, और यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पे भी वही फंडा अपनाना है आपको। अब आपके पास दो नए प्राणी आए हैं भोजन करने, एक आया है साघोष और एक आया है एक आया है आघोष और एक आया है साघोष। दो व्यक्ति आपके पास भोजन करने आए, एक आघोष एक साघोष। फिर वही करना है आपको। 25 पूरी है आपके पास, प्रत्येक थाली में 5-5 पूरी है ना। एक थाली उठाया, पहला दूसरा इसे दिया, उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा इसको दे दिया। सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है ना। कैसे, फिर से बता रहा हूं, देख लीजिए। सबसे पहले आपको स्पर्श व्यंजन को विभाजित करना है। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। ठीक, मान लीजिए 5 थाली है आपके पास, 5 वर्ग होते हैं ना, तो 5 वर्ग होते हैं, मतलब 5 थाली है, प्रत्येक थाली में 5 पूरी है ना। तो पहला थाली उठाया और ये जो आघोष नाम का व्यक्ति है इसे 2 पूरी दे दिया। पहला पूरी दिया, दूसरा पूरी दिया। फिर ये जो साघोष नाम का व्यक्ति है इसे तीसरा चौथा पांचवा पूरी इसे दे दिया। क्लियर हो गया बस, है ना। क ख इसे मिल गया, ग घ अण इसे मिल गया। तो प्रत्येक वर्ग समूह का पहला दूसरा आपका आघोष और तीसरा चौथा पांचवा आपका साघोष। क्लियर है भैया, आ गया समझ में। फिर आप दूसरी थाली उठाइए, पहला दूसरा इसे दे दीजिए, तीसरा चौथा पांचवा इसे दे दीजिए, मतलब 2 पूरी इसे 3 पूरी उसे, 2 पूरी इसे 3 पूरी इसे। भैया ये कम खाता है, ये ज्यादा खाता है। क्यों, इससे ज्यादा खाता है ये, क्यों, इसके कंपन ज्यादा होता है, स्वर तंत्री में कंपन ज्यादा होता है इसके, और इसके स्वर तंत्री में कंपन बहुत कम होता है ना। इसका खाता ही नहीं है, ये बहुत कम खाता है, दो ही पूरी खाता है ये, है ना, और ये 3 पूरी खाता है। तो चा और छा इसे मिल गया, जा झा इया इसे मिल गया। आया ना फंडा समझ में। और वैसे भी यार अगर आप ऐसे भी याद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, 12 और 345, 12 345, 12 345, 12 345। पहला दूसरा आघोष, तीसरा चौथा पांचवा साघोष, पहला दूसरा आघोष, तीसरा चौथा पांचवा साघोष। ठीक, क ख आघोष, ग घ अण साघोष, चा छा आघोष, जा झा इया साघोष, टा ठा आघोष, डा ढा ना अण होगा यहाँ पे न नहीं होगा, ठीक है, अण ये आपका साघोष। ता था आघोष, दा धा ना साघोष, पा फा आघोष, बा भा मा साघोष। और सभी उसमें व्यंजन केवल है को छोड़ के आघोष होते हैं। ठीक है, सभी अंतःस्थ व्यंजन और केवल है यह आपका साघोष होता है। सभी स्वर आपके साघोष होते हैं। क्लियर है ना, सभी स्वर आपके साघोष होते हैं। यारा अलावा अंतःस्थ व्यंजन ये भी आपके साघोष होते हैं, और उष्म व्यंजन का केवल है वर्ण आपका साघोष होता है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा साथियों, है ना, एक एक चीज मैंने आपको बताई। ठीक, तो ये तो हो गया प्रयत्न के आधार पे, है ना।
बाह्य प्रयत्न के आधार पे, प्राण या वायु के आधार पे, अल्प प्राण, महाप्राण, और घोष के आधार पे साघोष, आघोष। ठीक, तो आई होप साथियों आपको ये सभी बिंदु समझ में आए होंगे, है ना। अब आपके कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, चलिए उसे हम लोग क्लियर करते हैं। एक आपका होता है नासिक्य व्यंजन क्या होता है ना, नासिक्य व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नासिक्य व्यंजन देखिए, ना आ रहा है, ना से नाक, है ना, ना से नाक, तो कुछ ना कुछ इसमें तो होगा, यानी नाक इसमें अड़ रही है ना, इसके बीच में नाक आ रही है। तो नासिक्य व्यंजन का मतलब होता है वे व्यंजन जिनको बोलते समय मुख से वायु निकलने में रुकावट हो, परंतु नासिकाओं यानी नाक की दोनों नली अर्थात छेद से निकलने की छूट हो। कहने का मतलब ये है कि नासिक के जो व्यंजन होता है, इनका उच्चारण करते समय वायु मुख से नहीं, नाक से निकलती है, तो इस प्रकार के व्यंजन को नासिक्य व्यंजन कहते हैं। जैसे अण इया ण म, है ना, अण इया ण म, अण इया ण म, यह आपके क्या है, नासिक्य व्यंजन है। इनका जब आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय जो वायु होगी वो मुख से नहीं निकलती है, वो नाक से निकलती है ना। ऐसा लगता है कि हम नाक से बोल रहे हैं, अण इया अण न म, है ना। तो इस प्रकार के व्यंजन को नासिक्य व्यंजन कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब एक छोटा टॉपिक है आपका अमानक वर्ण। छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार परीक्षा में इस टॉपिक से एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से अमानक वर्ण कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अमानक क्या है। अमानक का मतलब है साथियों पैमाना। पैमाना से आप समझ सकते हैं मापदंड। ठीक है, अब किस प्रकार की मापदंड, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में हम लोग हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में। उन 52 वर्णों को जिस प्रकार से लिखते हैं, जिस प्रकार से पढ़ते हैं, जिस प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं, वही आपका मापदंड है, वही आपका मानक है। और जो इस तरीके का नहीं हो वो अमानक है। भाई, जो भी निर्धारित किया गया है, जो भी मापदंड बताया गया है, अगर उस आधार से कोई वर्ण है तो वो मानक है, और जब उस आधार से कोई वर्ण नहीं है, उस प्रकार का कोई वर्ण नहीं है, तो वो अमानक होता है। तो मैं वो आपको वही बताने जा रहा हूं कि वे वर्ण जो वर्णमाला के वर्तमान मापदंड पर सही नहीं है, सही तरीके से नहीं लिखे जाते, उसे हम लोग अमानक वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जो वर्णमाला के वर्तमान मापदंड पर नहीं है, वह आपके अमानक वर्ण है। कैसे, देखिए, पहले क्या होता था कि लय को इस प्रकार से लिखा जाता था। आपने देखा होगा पुरानी किताबें जो होती हैं उसमें लय को इस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में लय को ऐसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ना। पहले क्या होता था कि ए को ऐसे लिखा जाता था, ऐसे, पहले ए को ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब आ को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये आपका अमानक वर्ण है। जो वर्तमान मापदंड पर नहीं है वो आपका अमानक वर्ण है। पहले झा को ऐसे लिखा जाता था, अब वर्तमान में झा को ऐसे लिखा जाता है। पहले भा को ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, अब वर्तमान में भा को ऐसे लिखा जाता है। तो ये सभी आपके क्या हैं, ये आपका अमानक वर्ण है। वे वर्ण जो वर्तमान मापदंड पे आधारित नहीं हो, जो वर्तमान मापदंड के अनुसार नहीं लिखे जाते हैं, वे सभी वर्ण आपके अमानक वर्ण होते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएगा तो आप हिंदी वर्णमाला में देखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में जिस प्रकार से वर्ण लिखे गए हैं, अगर वैसा वर्ण लिखा हुआ है ऑप्शन में तो वो तो सही होगा, और जो ऐसा नहीं लिखा होगा वो आपका अमानक वर्ण होगा। ठीक, क्लियर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रयत्न के आधार पे वर्णों का विभाजन डिस्कस किया, उस पर चर्चा किया। अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, आघोष साघोष क्या होता है ना। इन सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने आज की इस क्लास में विस्तार से चर्चा किया, और मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको समझ में आई होगी और आप सभी प्रश्नों को ध्यान से सुने होंगे, समझने का प्रयास करे होंगे।
ठीक है। अगर इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आपके मन में या कोई भी प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करके बताइएगा साथियों, हम आपके प्रश्न को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए बताना तो पड़ेगा आपको, आप जब बताएंगे तो हम वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और सभी चीज़ें आपको समझ में आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों, अपने सभी भाइयों बहनों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके। और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी साथी नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।